बड़ी स्टडीज़ जितनी भी हुई हैं उसके आंकड़ों के हिसाब से बात करूं तो लगभग 1 लाख व्यक्तियों पर लगभग 1.3 इसकी रिस्क रहती है। 1 लाख पे 1.3 व्यक्तियों को सडन कार्डियक डेथ की रिस्क रहती है। जब दिल धड़कता है तो उसकी धड़कन को पकड़ने का तरीका क्या है कि वो सही चल रहा है? अगर माता पिता में से किसी एक को है इस तरह की कुछ आनुवंशिक बीमारी तो 50% चांसेस उनके ऑफस्प्रिंग या बच्चों को रहती है। तो लोग ये कहते हैं कि नींद पूरी नहीं हो रही है इसलिए हार्ट अटैक आ रहा है, बहुत प्रेशर है काम का, दिन भर काम करते हैं या करती हैं, क्या ये वजह है? फल वगैरह है, हरी सब्जियां हैं, इनका सेवन ज़्यादा करना चाहिए। तो देखा गया है कि इस तरह से अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं तो सडन कार्डियक डेथ इस तरह की जो होती है इसमें भी स्टडीज में पाया गया है कि इसमें हृदयघात की रिस्क कम रहती है। तो ये जो ऑटोप्सी नेगेटिव जिनकी बात कर रहा हूँ मैं, इन लोगों में हमें जेनेटिक टेस्ट कराने की जरूरत है, क्योंकि इन लोगों में हृदय ताल के बिगड़ने वाली जो बीमारियां हैं जो मैंने आपको पहले बताए थे, ब्रुगाडा सिंड्रोम, लॉन्ग क्यूटी, शॉर्ट क्यूटी, सीपीवीटी, इनको हमें ट्रेस करना पड़ेगा। तो इसमें मरीज का जो बीमार व्यक्ति है इसका जो ब्लड सैंपल है वो जेनेटिक टेस्ट के लिए भेजा जाता है और अगर पॉजिटिव आता है तो फैमिली स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है इस केस में। हम पहले फिल्मों में देखा करते थे अगर किसी को अटैक आया तो फिल्म में वो सीने पर डॉक्टर्स कुछ चीजें रख करके और उसको जिंदा करने की कोशिश करते पर थे। उसके लिए मरीज को अस्पताल का इंतजार करना पड़ेगा। ये चीज अगर कम्युनिटी लेवल पे रहेगी तो वो हमारा टाइम बच जाएगा ना। वो चीज मरीज की जान बचाई जा सकती है। क्या हम बहुत ज़्यादा जहरीला खाना खाने लगे हैं? क्या हम दवाइयों वाला खाना खाने लगे हैं? क्या हम पेस्टिसाइड खाने लगे हैं, उस वजह से ये सब होने लगा है? तो क्या मल्टीपल रीज़न है या कोई एक पर्टिकुलर कोई एक ऐसा वजह है जो इसमें आती है सामने? दिल दगाबाज है। आप सोचेंगे मैं कैसी बातें कर रहा हूँ, लेकिन आज जिस विषय पे मैं बात करने जा रहा हूँ वो बहुत ज़रूरी बात है और शायद दिल दगाबाज हो चुका है। जी हाँ, आजकल के दौर में जब हम बहुत तेज़ गति से दौड़ रहे हैं और हम ज़िंदगी में बहुत कुछ जल्दी पाना चाहते हैं, ऐसे में शायद हम अपने शरीर को भूल रहे हैं और उसकी देखभाल भूल रहे हैं। हालाँकि बीमारियाँ भी अपना रूप बदल रही हैं, नए-नए तरीके की अब बीमारियाँ आ गई हैं और किस तरीके से ये अपने आप को हावी करती हैं हमारे शरीर पर, उसी मुद्दे पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ डॉक्टर नीलेश डामोर हैं। सर बहुत-बहुत स्वागत है आपका इस शो में। दोस्तों, जिस तरह से मैंने बात शुरू की थी कि दिल दगाबाज है, तो दिल तो दगाबाज है, लेकिन इस दगाबाजी की वजह क्या है? बहुत कम उम्र में हम देख रहे हैं बच्चे जो हैं कार्डियक अरेस्ट जो है उनको आ रहा है, हार्ट अटैक आ रहा है। हालाँकि अब तो सवाल ये भी है कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट ये दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं या एक है? तो उस पर भी हम सर से बात करेंगे और तमाम सवालों का शुरुआत जो है वो मैं कर रहा हूँ। पहला सवाल मेरा सर आपसे यही रहेगा कि जिस टॉपिक पर हम बात कर रहे हैं हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट, इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? जी, हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट ये लगभग मिलती जुलती ही चीज़ें हैं, पर इन दोनों में अंतर समझने की बहुत ज़रूरत है हमें। कार्डियक अरेस्ट जो होता है उसमें हृदय अपनी गति बंद कर देता है, हृदय का अपना काम करना अचानक से बंद कर देता है। कई बार और अधिकतर ये अधिकांश जो हृदय ताल बिगड़ने के कारण ही होता है। हार्ट अटैक जो है ये हार्ट अटैक के बाद कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। कार्डियक अरेस्ट के और भी रीज़न हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। जो हार्ट अटैक है उसमें कहीं हृदय की धमनी है उसमें कहीं ब्लॉकेजेस अगर आ जाते हैं तो हार्ट का कुछ हिस्सा जो है काम करना बंद कर देता है, उसकी मांसपेशी खराब होने लग जाती है। तो इसे हम कहते हैं हार्ट अटैक। इसमें मरीज को सीने में दर्द होता है और ज़रूरी नहीं हर किसी मरीज को कार्डियक अरेस्ट होगा। अगर ऐसे मरीज को अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाए तो उसके बचने की संभावना कम होती चली जाती है। उसे तुरंत ही CPR वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी ऐसे मरीज को। तो ये चीज़, ये फ़र्क है दोनों में। अच्छा सर, इसमें ही एक बड़ा विषय ये है कि आजकल जो एडोलेसेंट हैं या जो नई उम्र के लोग हैं उनमें ज़्यादातर ये चीज़ें देखी जा रही हैं। तो ये इसकी आपको क्या लगता है, ये क्या वजह है? क्या ये पहले भी हुआ करता था या ये अब ज़्यादा होने लगा है? क्या ये कोविड के बाद ज़्यादा होने लगा है? क्या अब डायग्नोज ज़्यादा होने लगा है इसलिए ये केसेस सामने आने लगे? लोगों के दिमाग में तमाम सवाल हैं। देखिए, मैं कार्डियक अरेस्ट के को ही लेकर के मैं एक चीज़ डिफाइन करना चाहता हूँ। इसे हमारी टर्म में बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ, आकस्मिक हृदय से संबंधी मृत्यु। तो ये जो चीज़ है, अगर हम पूरे
लाइफ स्पान को देखें एक मरीज की, एक व्यक्ति की, तो जो सडन कार्डियक डेथ है ये मोस्टली जो अबव 40-45 ईयर से इन लोगों में ज़्यादा कॉमन है बजाय इनके। अब दोनों में कारण भी अलग होता है। जो 40-45 वर्ष या इससे ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं उन लोगों में मोस्टली कोरोनरी हार्ट डिसीज या जो हृदय की जो धमनी है उसमें ब्लॉकेजेस के कारण होने वाले के कारण इनमें हृदयघात हो जाता है। दूसरे जो कम उम्र के व्यक्ति हैं जो 30-35 वर्ष से कम आयु के हैं इन लोगों में दूसरे कारण हो सकते हैं, कुछ आनुवंशिक कारण हो सकते हैं जिस कारण से हृदय ताल बिगड़ जाती है और कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। तो दोनों में ही सडन कार्डियक डेथ की हम परिभाषाएं समझे तो इन लोगों में जो कम उम्र के युवा हैं, बच्चे हैं, इनमें कारण अलग होते हैं और जो ज्यादा वर्ष के व्यक्ति हैं 40-45 उसमें उनमें अलग रिस्क फैक्टर्स होते हैं। सर जिस तरह से हार्ट अटैक अभी हो रहा है जो यंग एज है उसमें मेडिकल रीज़न क्या है सर? जो यंग एज में अगर हार्ट अटैक देखें हम तो क्यों हो रहा है उनको? हम मुख्यतः अगर इस चीज़ को देखें तो इसके मुख्यतः 2 कारण हो सकते हैं अगर हम बड़े पैमाने पर इस बात की चर्चा करें। एक हो सकता है जिसमें हृदय की मांसपेशी में कोई विकार है, वो आनुवंशिक हो सकता है। दूसरा हो सकता है हृदय ताल का बिगड़ जाना और वो भी आनुवंशिक हो सकता है। तो ये 2 चीज़ें हैं जिस कारण से मरीज को दिक्कत हो जाती है। इनके भी अपने खुद इलाज हैं, इनके भी इन्वेस्टिगेशंस हैं, उसके ज़रिए हम इनको पता कर सकते हैं क्या कारण हो सकता है। जो अभी तक देखने में आए हैं सर, प्राइमरी जो देखते हैं आप लोग, क्या लगता है जो प्रमुख वजह है वो क्या हो सकती है लोगों के लिए? जो एक मैसेज है कि यार एक चीज़ ये है, ये वजह हो सकती है कि इस वजह से उनको कार्डियक अरेस्ट आता हो। जी, अब जैसे मुख्यतः मैं बात करूँ हृदय की मांसपेशी कुछ विकारों के, जैसे कि हृदय की मांसपेशी का अत्यधिक बढ़ जाना जिसको हम हाइपरट्रोफिक कार्डियोमायोपैथी बोलते हैं। इसमें मरीज जो एथलीट्स हैं या कुछ ऐसी एक्टिविटी कर रहे हैं इन लोगों में अधिकतर देखा गया है कि सडन कार्डियक अरेस्ट इन लोगों में हो जाते हैं। दूसरा है हार्ट की मांसपेशी जो है, दिल की मांसपेशी है, उसका अत्यधिक बड़ा हो जाना, उसमें दिल काफ़ी कमज़ोर हो जाता है तो उस कारण से भी हृदयघात होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। दूसरा हो सकता है रेस्ट्रिक्टिव कार्डियोमायोपैथी जिसमें कि हार्ट अपनी तरह से प्रॉपर पंप नहीं कर पाता है, प्रॉपर फैल नहीं पाता है, ये एक रीज़न हो सकता है। और दूसरे हम बात करें ARVC एरिथमोजेनिक कार्डियोमायोपैथी जिसमें कि भी दिल का एक चैम्बर होता है उसमें कमज़ोरी रहती है, उस कारण से हृदय ताल बिगड़ जाती है। तो ये कुछ कारण हैं जो कि हृदय की मांसपेशी संबंधित हैं। जो हृदय ताल संबंधी जिसमें बिगड़ जाता है, अरिथमिया जिसको हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं, अरिथमिक सडन अरिथमिक डेथ, दिस इज द साइंटिफिक वर्ड। अब इसमें हम देखें तो मोस्टली हमारे लैंग्वेज में ब्रुगाडा सिंड्रोम, ये कुछ डिसीज के नाम बता रहा हूँ मैं आपको, लॉन्ग क्यूटी सिंड्रोम, शॉर्ट क्यूटी सिंड्रोम, CPVT उसको हम बोलते हैं कैटाकोलिनर्जिक पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया। तो ये जितने भी हृदय ताल संबंधी मैंने विकारों के नाम बताए आपको, ये अधिकांश देखे जाते हैं। तो इसकी इन्वेस्टिगेशन अलग होती है। इसका कोई जेनेटिक रीजन भी होता है क्या? ये आनुवंशिक ही होते हैं। अच्छा। और आनुवंशिक होते हैं, साथ ही जो इनका इनहेरिटेंस पैटर्न होता है, जैसे कि फैमिली में जो ट्रांसमिशन है इसका, ये ऑटोसोमल डोमिनेंट पैटर्न होता है। अब इसका मतलब ये होता है कि सिर्फ 2 में से 1 कॉपी ही जीन की चाहिए रहती है ट्रांसमिशन के लिए। अगर माता पिता में से किसी एक को है इस तरह की कुछ आनुवंशिक बीमारी तो 50% चांसेस उनके ऑफस्प्रिंग या बच्चों को रहती है। तो ज़्यादातर जो यंग एज के बच्चे हैं वो इसकी जकड़ में जो आ रहे हैं, आपने जैसे पहले भी कारण बताया 2-3, तो क्या ये कोई एक बड़ी वजह मानी जा सकती है कि जेनेटिक रीज़न से ही ये चीज़ आ रही है, या इसके बहुत सारे जो आपने कारण बताए वो भी एक प्रमुख वजह है? जेनेटिक रीज़न जो हार्ट की मांसपेशी है उसके कंपैरिजन में तो कम होते हैं। अधिकतर तो हमें यही रहता है कि हार्ट की मांसपेशी स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी हार्ट में पाई जाती है, वही मुख्यतः रीज़न रहता है। जब दिल धड़कता है तो उसकी धड़कन को पकड़ने का तरीका क्या है कि वो सही चल रहा है? इसके लिए क्या कहेंगे एक डॉक्टर, एज ए डॉक्टर, अगर हम एक मरीज की तरह मैं बात करूं आपसे? वही है कि इस चीज़ के लिए मरीज को बराबर रेगुलर चेकअप वगैरह कराना चाहिए। अगर फैमिली कुछ हिस्ट्री इस तरह की कुछ पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री है तो उन्हें फैमिली में चेकअप कराने की बहुत ज़रूरत रहती है।
लोग ये कहते हैं ना, जब हम लाइफ़स्टाइल पे आते हैं, अब चूँकि बात लाइफ़स्टाइल की शुरू हुई है, तो लोग ये कहते हैं कि नींद पूरी नहीं हो रही है, इसलिए हार्ट अटैक आ रहा है, बहुत प्रेशर है काम का, दिन भर काम करते हैं या करती हैं। क्या ये वो वजह है एक? बिल्कुल, कहीं न कहीं लाइफ़ का स्ट्रेस है, हुँ, स्लीप प्रॉपर ना हो पाना, ये भी हुँ, एक कारण है, जो हुँ, कि कहीं न कहीं इस चीज़ को बढ़ावा देती है। मतलब हमारी जीवन शैली बदल गई है, तो बिल्कुल, वो एक उसका प्रभाव इस पे आ रहा है, बिल्कुल, ये कहा जा सकता है। बिल्कुल। तो ये इसको कैसे सुधारा जा सकता है? इसका उपाय क्या है? देखिए, आजकल का खान-पान भी बिल्कुल पूरी तरह से बदल चुका है। हुँ, जैसे कुछ हैबिट्स हैं, स्मोकिंग हैबिट्स है, हुँ, अल्कोहल कंज़म्पशन रहता है, हुँ, जंक फूड इंटेक है। हुँ, तो और इनसे बचने के लिए इन चीज़ों से बचना चाहिए, स्मोकिंग वगैरह, धूम्रपान वगैरह से दूर रहना चाहिए। हुँ, फल वगैरह है, हरी सब्जियां हैं, इनका सेवन ज़्यादा करना हुँ, चाहिए। तो हुँ, देखा गया है कि इस तरह से अगर हम लाइफस्टाइल मॉडिफाई करते हैं तो हुँ, सडन कार्डियक डेथ इस तरह की जो होती है, इसमें भी स्टडीज़ में पाया गया है कि हुँ, इसमें हृदयघात की रिस्क कम रहती है। हुँ। अच्छा सर, कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत आम सवाल हैं, लोगों से जुड़े सवाल हैं। मैं इसीलिए बहुत बेसिक सवाल आपसे कर जी, रहा हूँ। एक व्यक्ति है जो रात को सो रहा है, स्वस्थ व्यक्ति है, जी, और जब वो सुबह उठता है तो वो डेड हो जाता है, यानी लोगों को पता चलता है कि अब उसकी मौत हो गई है। जी। तो क्या ये जो ये है, ये क्या चीज़ है? मतलब इसको क्या कहेंगे आप अपनी भाषा में, और ये क्या चल रहा है? मतलब लोग एकदम से डर जाते हैं, देखते हैं, हम आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, लोग वीडियो पे देखते हैं कि फलाँ-फलाँ जगह पर ऐसा हुआ। जी। तो देखिए, मेडिको लीगल रीज़न से तो और भी कुछ कारण हो सकता है। हुँ, कुछ इंटेक हो सकता है इस तरह का, मैं उसकी हुँ, तरफ नहीं जाऊँगा। हुँ, हुँ, और अदरवाइज़ मैं बात करूँ तो ये मोस्टली सडन कार्डियक डेथ ही माना जाएगा, हुँ, अनलेस प्रूव्ड, क्योंकि वो व्यक्ति पूरी तरह से ठीक था, उसे कोई हुँ, लक्षण नहीं थे हुँ, और उसके बाद अचानक उसको सुबह हृदयघात हो गया। हुँ, तो जो अनएक्सप्लेन्ड डेथ है, हुँ, जिसमें कारण नहीं पता चल पाता मॉर्निंग में, हुँ, जैसे देखेंगे हम, तो इसमें हमें जो कार्डियक डेथ है, वो ज़्यादा कॉमन है। सडन कार्डियक डेथ इज़ अ रीज़न फॉर अनएक्सप्लेन्ड डेथ, हुँ। ये चीज़ है। एक हेल्दी व्यक्ति को क्या कार्डियक अरेस्ट हो सकता है? क्या ये इसकी संभावना भी होती है? मैं जिस ग्रुप की बात कर रहा हूँ, हुँ, 20 साल, 30 साल, इस ग्रुप की हुँ, जो बात कर रहा हूँ, इसमें हुँ, वो बिल्कुल स्वस्थ दिखते हैं। हुँ, उन्हें कोई दवाइयाँ नहीं चलती, हुँ, उन्हें कोई किसी प्रकार की समस्या, लक्षण नहीं होते हैं। हुँ, ये अचानक होने वाली चीज़ है, हुँ, इसलिए इनको बोलते हैं सडन कार्डियक डेथ। हुँ, इन्हें इन्वेस्टिगेट करना बहुत ज़रूरी है। हुँ। तो वो कैसे होगा सर? इन्वेस्टिगेट क्या देखिए, तरीके हैं? अगर हम 2 तरीके से देख सकते हैं। हुँ, एक व्यक्ति है जिसे इस तरह का हृदयघात होता है, मान हुँ, लीजिए कोई स्टेज पर डांस कर रहा है, हुँ, कोई क्लास में बैठा है, हुँ, ठीक है? उन्हें वैसे तो अचानक सीपीआर देने की ज़रूरत रहती है। हुँ, अगर वो बच जाते हैं, हुँ, 2 चीज़ें, या तो वो व्यक्ति बचेगा या वो हुँ, व्यक्ति नहीं बच पाएगा। हुँ, अगर वो नहीं बचता है, हुँ, तो ऐसे केसेस में पोस्टमार्टम वगैरह है, हुँ, प्रॉपर डिटेल्ड फैमिली हिस्ट्री है कि फैमिली में, परिवार में किसी और को ऐसी तकलीफ तो नहीं हुई है। ये सब डिटेल हिस्ट्री हम लेते हैं। पोस्टमार्टम में भी देखा गया है कि लगभग 30% लोग, आंकड़ों के हिसाब से मैं बात करूं अगर, तो ऐसे होते हैं पोस्टमार्टम नेगेटिव, ऑटोप्सी नेगेटिव होते हैं। इनका पोस्टमार्टम करने के बाद भी हार्ट में कोई विकार नहीं दिखेगा आपको। तो ये जो ऑटोप्सी नेगेटिव जिनकी बात कर रहा हूं मैं, इन लोगों में हमें जेनेटिक टेस्ट कराने की ज़रूरत है, हुँ, क्योंकि इन लोगों में हृदय ताल की बिगड़ने वाली जो बीमारियां हैं, जो मैंने आपको पहले बताए थे, ब्रुगाडा सिंड्रोम, लॉन्ग क्यूटी, शॉर्ट क्यूटी, सीपीवीटी, इनको हमें ट्रेस करना पड़ेगा। तो इसमें मरीज का जो भी मृत व्यक्ति है, इसका जो ब्लड सैंपल है वो जेनेटिक टेस्ट के लिए भेजा जाता है, और अगर पॉजिटिव आता है तो फैमिली स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी हो जाती है इस केस में। हुँ। एक सब दूसरे हाँ जी, जी। दूसरे अगर वो व्यक्ति सीपीआर उससे सही समय पे मिल जाता है हुँ, और ईश्वर की दया से वह ठीक हो जाता है, तो ऐसे मरीजों को फिर प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाता है कि आखिरकार रीज़न क्या था। हुँ, तो उसी तरह से हम जो भी मरीज़ का है प्रॉपर डिटेल हिस्ट्री लेते हैं, क्या कुछ लक्षण हुए थे उन्हें, क्या फैमिली में कोई तकलीफ़ हुई थी। हुँ, फिर हम उस तरह से उनका जो भी बेसिक टेस्ट है, ईसीजी, एकोकार्डियोग्राम, जो दिल का सोनोग्राफी होता है, वो कराते हैं। कहीं ज़रूरत पड़ी तो कार्डियक एमआरआई की ज़रूरत पड़ती है। कुछ हृदय विकार से संबंधित तकलीफ़ तो नहीं थी। हुँ, कई बार
खून की जो धमनी है उसका रास्ता अलग बना हुआ रहता है, तो वो भी रीज़न हमें पता चल जाता है कार्डियक एमआरआई से। कई बारी जैसा आपने अभी अपनी बात में कहा कि लोगों को पर्सन जो है वो डेड हो गया है ना, पेशेंट या जो भी है व्यक्ति डेड हो गया, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन हुआ तो पता चला, आपने जब लक्षण पूछे तो कि हाँ साहब वो ऐसा ऐसा हुआ था, उस वजह से फिर डॉक्टर ये आइडेंटिफाई करता है कि ये हार्ट अटैक जी था। जी तो कहीं ना कहीं डायग्नोसिस जो है या उसका लक्षण की पहचान जो है जी वो बहुत ज़रूरी है। जी। तो वो कैसे करेगा कोई व्यक्ति, वो देखिए, उसके तरीके क्या हैं? शुरुआती तौर पे अगर हम देखें तो मरीज़ को कुछ लक्षण हो सकते हैं, जैसे कि सीने में दर्द होना, चक्कर आ जाना और नौज़िया वॉमिटिंग होना। तो इस तरह के लक्षण हो सकते हैं 5 से 10 मिनट पहले। तो ये भी एक प्रकार से हमें चेताने वाला लक्षण है। तो अगर ऐसा कुछ है तो मरीज़ को सीने में दर्द है तो उसे कुछ भी अगर एक्टिविटी कर रहा है, वो मान लीजिए कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहा है या डांस कर रहा है, कुछ भी है, तो उसे थोड़ा सा रिलैक्स रहने के लिए बोलें। क्योंकि कई बार देखा गया है कि ये जितने भी एक्सर्शनल एक्टिविटीज़ हैं ये प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर होते हैं, मतलब इस चीज़ को बढ़ावा देते हैं, हृदय ताल को बिगाड़ने में बढ़ावा देते हैं। ये कुछ जैसे कि मैं उकसाने बात वाली करूं, चीज़ें। सीपीवीटी की मैंने बात करा, कैटेकोलिमिनर्जिक पॉलीमॉर्फिक वेंट्रिकुलर टैकिकार्डिया। अगर मरीज दौड़ रहा है, एक्सर्शन कर रहा है, तो वो प्रेसिपिटेट करेगा उस चीज़ को। तो वो मरीज क्या ऐसी एक्टिविटी कर रहा था? दूसरे, अगर मरीज सोने वाली मतलब अगर हम जैसे आपने बात करा कि वो रात में सो रहा था, सुबह नहीं उठ पाया, तो ये अधिकतर जो है ये देखा गया है कि जो रात्रिकालीन इस तरह की तकलीफ होती है ये अनएक्सप्लेन्ड होती है मोस्टली, इसमें हमें कारण नहीं पता चल पाता है। और अधिकतर जिनमें कारण नहीं पता चल पाता वो कौन से एज ग्रुप होते हैं? वो फीमेल्स हो गए, वो कम उम्र के बच्चे हो गए, मोस्टली अनएक्सप्लेन्ड डेथ्स होती हैं, तो इनको प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया जाता है। सर, जब हम ट्रीटमेंट की बात करते हैं, है ना, अभी डायग्नोसिस पर बहुत सारी चीज़ें आपने बताई हैं। पहले, आज से मैं 20 साल पहले जाता हूँ या 30 साल पहले जाता हूँ, जी उस समय अस्पतालों तक जाना, डॉक्टरों तक जाना हर एक के लिए संभव नहीं था, बहुत मुश्किल था। जी प्राइवेट हॉस्पिटल तो और भी दूर की कौड़ी हुआ करते थे। अब प्राइवेट में इतना अच्छा इलाज होने लगा है कि लोग अब प्रेफर करते हैं कि प्राइवेट जाएं, सरकार अपने आप को भी बेहतर कर रही है। जी। तो जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ रही हैं, ऐसे नई नई तकनीक भी आ गई होंगी इलाज की, बहुत सारी तकनीकें आ गई हैं। इसी में से कुछ ऐसी तकनीकें जो आप बता सकें कि हाँ, एक दो तकनीक ऐसी हैं जो अब लेटेस्ट आई हैं और लोगों को इस बारे में पता नहीं है, उनको ज़रूर इस बारे में पता होना चाहिए। जी। तो मैं वहीं से बात करूं, सीपीआर से रिलेटेड ही अगर जी, बात बिल्कुल करूं, बिल्कुल बिल्कुल। तो सबसे पहली चीज़ है कि सीपीआर अधिकतर लोगों को आना चाहिए। अब इस जमाने में सीपीआर को आना जरूरी है, सीपीआर इज मस्ट। और उसे किस तरह से, मतलब किस सही तरीके से दिया जाए वो भी आना जरूरी है, क्योंकि इफेक्टिव सीपीआर से ही किसी की जान बचाई जा सकती है। करेक्ट। आप कोई कुर्सी पर बैठा है उसे सीपीआर देंगे तो वो इफेक्टिव सीपीआर या हाई क्वालिटी सीपीआर नहीं कहलाएगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग होना चाहिए, स्कूल लेवल पे हम कर सकते हैं, ताकि वही बच्चे बाद में कम्युनिटी में जाएंगे और इस तरह से कर सकते हैं। तो सीपीआर सही तरीके से होना चाहिए। दूसरा कि कुछ क्राउडी प्लेसेस हैं, भीड़ वाले क्षेत्र हैं, जैसे मंदिर हो गए या फिर कुछ कम्युनिटी हॉल्स हैं जहाँ पर भीड़ वगैरह होती है, तो एक मशीन होती है, उसे हम बोलते हैं ऑटोमेटेड एक्सटर्नल डिफिब्रिलेटर, AED। हाँ, AED का नाम हमने काफ़ी सुना है, लेकिन अब लोगों को पता नहीं है, तो थोड़ा सा इस बारे में बताइए आप। ये मशीन विदेशों में तो अधिकतर मतलब कॉमन सी चीज़ है, वहाँ पर रहती हैं। तो ये मशीन जो है, जो कार्डियक अरेस्ट किसी मरीज को आया है, तो अगर इसका हम यूज़ करते हैं तो ये हृदय ताल को अपने आप डिटेक्ट करती है और ज़रूरत पड़ने पर उसे शॉक दे करके उसे रिवाइव करती है। मरीज की जान बचाने में बहुत अहमियत रहती है इस चीज़ की। तो ये मशीन अगर ऐसी जगहों पर रहेगी, लोगों को इसके बारे में कुछ नॉलेज रहेगा, कैसे इसे चलाते हैं, तो मीन्स वो मशीन खुद ही डिटेक्ट करेगी, आपको सिर्फ उसके पैड्स लगाने होते हैं। और अगर इस तरह की कुछ चीज़ है तो मशीन खुद डिटेक्ट करेगी और शॉक उस समय किस समय दिया जाना चाहिए उस टाइम पर दे करके मरीज की जान बचा सकते हैं। हम पहले फिल्मों में देखा करते थे, अगर किसी को अटैक आया तो फिल्म में वो सीने पर डॉक्टर्स कुछ चीजें रख करके और उसको जिंदा करने की कोशिश करते पर थे। उसके लिए मरीज को अस्पताल का इंतजार करना पड़ेगा। ये चीज अगर कम्युनिटी लेवल पे रहेगी तो वो हमारा टाइम बच जाएगा ना, वो चीज है, मरीज की जान बचाई जा सकती है। अब वो व्यक्ति कम उम्र का है, 10 साल का, 20 साल का है, उसकी
लाइफ बचाना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लाइफ स्पैन उसका बहुत ज़्यादा होने वाला था। तो यहाँ पर हम एफर्ट्स करेंगे तो लाइफ बच सकती है। सर जो रिस्क की बात करता हूँ मैं, जी है ना, तो बच्चों में क्या हाई रिस्क, मतलब हाई रिस्क जो ग्रुप है या टारगेट ग्रुप जो है, क्या वो कोई ऐसा पर्टिकुलर ग्रुप है जो बच्चों में ज़्यादातर हो रहा है या यंग एज में ज़्यादा हो रहा है? और अगर हो रहा है तो वो उसकी वजह क्या है, उसको कैसे हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं? कुछ इस पर, अगर आपने बहुत सारी चीज़ें बता दी हालांकि, लेकिन कोई ऐसा जो आपको लगता हो कि यार खासतौर से बच्चों के लिए ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है? देखिए, मैं अभी आंकड़ों पे जाता हूँ। हम्म अगर मैं बड़ी स्टडीज जितनी भी हुई हैं उसके आंकड़ों के हिसाब से बात करूं, तो लगभग 1 लाख व्यक्तियों पर लगभग 1.3 इसकी रिस्क रहती है। 1 लाख पे 1.3 व्यक्तियों को सडन कार्डियक डेथ की रिस्क रहती है। तो इन व्यक्तियों को जो है, हालांकि जो इंसिडेंस पक्का बताना बहुत मुश्किल हो पाता है, क्योंकि कई बार डायग्नोज ही नहीं हो पाते हैं। मान लीजिए कोई अगर नदी में बहता पाया गया, डूब गया, अब उसकी मौत किस कारण से हुई है, वो भी तो कुछ कई लोग डायग्नोज नहीं हो पाते कि, तो हम प्रॉपर इंसिडेंस नहीं बता सकते प्रॉपर लोड कम्युनिटी में कितना है। पर हालांकि जो स्टडीज में उसमें 1.3 हर 1 लाख पर होता है। तो और किस बीमारी का कितना क्या इंसिडेंस पर्टिकुलरली है, हालांकि नंबर ही बहुत काफी कम होते हैं, तो इस पर डिटेल्ड स्टडी कर पाना बहुत मुश्किल होता है कि हाँ ये ग्रुप है, हम पे इस बीमारी पे फोकस करना जरूरी है, ऐसा बहुत मुश्किल है। जिनको सर कार्डियक अरेस्ट आया है, जो बच गए जी, उनका क्या होता है? मतलब वो कैसे अपने आप को अब क्या डर में जिएंगे बेचारे, या कुछ और उनको जीवन में कुछ और उनके लिए है? हम आज के आधुनिक युग में जी रहे हैं, तो काफ़ी इलाज मौजूद है इस चीज़ के लिए। हर एक बीमारी का अपना पर्टिकुलर इलाज होता है। हम अक्सर देखते ना कि एक बार अगर अरेस्ट आया तो पूरा परिवार टूट जाता है, लोग बहुत डिप्रेशन में आ जाते हैं, बहुत ज़्यादा केयर करने लगते हैं, ऐसे हथेली पर रखने लगेंगे। तो क्या ये सब चीज़ें हैं अब, या लेकिन उसका भी कुछ है इलाज? देखिए, परिवार के व्यक्तियों को जागरूक होने की तो ज़रूरत है, क्योंकि अगर वो व्यक्ति उस चीज़ से बच चुका है तो वो बहुत ही मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि वो व्यक्ति बच गया। किस्मत का धनी है, किस्मत का धनी जिसे आप बोलते हैं। तो वो चीज़ है। तो बिल्कुल ऐसा नहीं है कि हमें बस एक बार हो गया तो दोबारा रिस्क नहीं। तो थोड़ा सा मीन्स हमें जागरूक रहने की ज़रूरत है। जैसे कुछ रिस्क फैक्टर होते हैं, मैंने बताया कि एक्टिविटीज़ से प्रेसिपिटेट हो रही है ये चीज़, तो हम एक्टिविटीज़ को रोक लें। आपने इलाज की बात करी, तो इलाज दवाइयों के जरिए भी होता है, और डिवाइस जो हार्ट के अंदर डालते हैं जिसे हम ICD बोलते हैं, इंट्रा कार्डियक डिफिब्रिलेटर, वो हार्ट के अंदर ही शॉक्स वगैरह दे करके हृदय ताल को सही कर देता है। तो ये सब चीजें कर सकते हैं। तो ये अब जो है, जो आज का जो समय चल रहा है, जहाँ लोग सुबह उठते हैं और काम में लग जाते हैं, देर रात तक काम करते हैं, जी, मुश्किल से 4 घंटे 5 घंटे की नींद होती है, 6 घंटे की, वो भी प्रॉपर नहीं होती, जिसको हम कहते हैं ना कि एक नींद का भी एक पल ऐसा होता है जब आप बहुत गहरी नींद में होते हैं, जी, वो बहुत ज़रूरी होती है। जी। तो जब अगर ऐसा नहीं है तो क्या इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है? क्या ये आप लगता है आपको ज़रूरी है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको प्रॉपर नींद कम से कम 7-8 घंटे की नींद तो एटलीस्ट होना चाहिए। पर आजकल स्क्रीन टाइम इतना बढ़ चुका है कि लेट नाइट स्लीपिंग हैबिट्स बढ़ चुकी है काफ़ी ज़्यादा। सीडेंटरी लाइफस्टाइल बढ़ चुकी है, एक जगह बैठ के काम करने की हैबिट्स बढ़ चुकी है। तो कुछ फिजिकल एक्टिविटीज़ हमें बढ़ाने की ज़्यादा ज़रूरत है। अच्छा, इसमें बहुत सारे आपने मुझे डेटा बताया, क्या कुछ ऐसे आंकड़े भी हैं सर जो ये बताते हों कि हमको जो हमारा लाइफस्टाइल है उसकी वजह से इतनी डेथ हुई, या लोग अपने आप को लापरवाह करते जा रहे हैं इस वजह से ये डेथ होती जा रही हैं, या फिर हमारे खाने पीने के तरीके बदल गए? क्या हम बहुत ज़्यादा जहरीला खाना खाने लगे हैं? क्या हम दवाइयों वाला खाना खाने लगे हैं? क्या हम पेस्टिसाइड खाने लगे हैं, उस वजह से ये सब होने लगा है? तो क्या मल्टीपल रीज़न है, या कोई एक पर्टिकुलर कोई एक ऐसा वजह है जो इसमें आती है सामने? वही मैंने शुरू में भी 2 ग्रुप में बांटा था। जो कम उम्र के व्यक्ति हैं उसके रिस्क फैक्टर्स अलग होते हैं, जो ज़्यादा उम्र के व्यक्ति हैं उन सब में जैसे कि ओबेसिटी है, मोटापा है, सीडेंटरी लाइफस्टाइल है, स्क्रीन टाइम ज़्यादा है, खान पान बहुत ज़्यादा इस तरह का ले रहे हैं जिस कारण से हृदय की जो धमनी है उसमें ब्लॉकेजेस बढ़ रहे हैं। ये इस ग्रुप के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पर्टिकुलरली 40-45 ईयर्स वगैरह है। हालांकि हमें सचेत रहने की ज़रूरत है जो 20-30 साल वाले भी, क्योंकि आजकल जंक फूड लेने की हैबिट्स भी बढ़ती जा रही है। हाँ, ये हम देख रहे हैं तो जगह जगह। ऐसा नहीं है,
हालांकि सडन कार्डियक डेथ इनमें जो कोरोनरी आर्टरी डिसीज है, जिसको मैं बोल रहा था कि हृदय में ब्लॉकेजेस होना है, इन लोगों में भी पाए जाते हैं और ज़्यादा पाए जाने लग रहे हैं फूड हैबिट्स के कारण, लाइफस्टाइल के कारण। सर, जो हालांकि सीधा सवाल आपसे नहीं जुड़ा है, लेकिन एक प्रश्न ये भी है कि लोग पहले मेडिकल इंश्योरेंस को नहीं जाना करते थे, सिर्फ व्हीकल इंश्योरेंस ही हुआ करता था। जी। अब हेल्थ इंश्योरेंस भी हो गया है, तो क्या आप ज़रूरी है ये कराना? क्या लोगों को कराना चाहिए? एज ए डॉक्टर क्या आप सलाह देंगे कि हाँ ज़रूरी है या नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है? अपने हिसाब से व्यक्ति डिसीजन ले सकता है। देखिए आजकल कम्युनिटी में बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, ट्रीटमेंट कॉस्ट भी बढ़ चुकी है काफ़ी। तो इन आकस्मिक कारणों से हमें थोड़ा सा दूर अगर रहना चाहते हैं तो हमें इंश्योरेंस करवाना चाहिए, ताकि किसी भी इस तरह की आकस्मिक स्थिति से निपटा जा सके। फाइनेंशियल बर्डन काफ़ी आ जाता है मरीज पे, तो फिर वो कई बार नहीं इन्वेस्टिगेट करवा पाते हैं पूरी तरह से। सर, स्क्रीनिंग वाला जो पार्ट है जी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत। तो पेशेंट अपने लेवल पे आपके पास आएँ और स्क्रीनिंग कराएं, आपके पास इन द सेंस हॉस्पिटल्स आएँ, डॉक्टर्स के पास आएँ और स्क्रीनिंग कराएं। क्या आपकी तरफ से भी ये सलाह दी जाती है कि स्कूल, कॉलेज या जो यंग एज जहाँ पर टारगेट ग्रुप है, वहाँ पर ये रेगुलर होना चाहिए? बेसिक स्क्रीनिंग तो होना चाहिए, जैसे कि स्कूल लेवल पे भी हम देखते हैं, तो कुछ जैसे कि हम ऑस्कल्टेशन है, हार्ट वगैरह को ऑस्कल्टेट कर सकते हैं, कुछ सिम्टम्स वगैरह हैं उस पर चर्चा कर सकते हैं। हर किसी का तो हम ईसीजी वगैरह नहीं कर सकते लेकर के, और वो सही भी नहीं है, क्योंकि अगर किसी कुछ लक्षण हैं तो उसमें हमें कुछ मिलने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। लक्षण नहीं है तो हम 1000 लोगों की ईसीजी कर देंगे, पर उसमें ज़्यादा कुछ हमें मिलने वाला नहीं है। तो लक्षण कुछ है वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फैमिली में किसी को तकलीफ इस तरह की हुई है, हृदयघात हुआ है, तो बहुत ज़रूरी है ऐसे लोगों को स्क्रीन करना। और दूसरा जो नॉर्मल बीपी चेकिंग है ये कर सकते हैं, वेट वगैरह मॉनिटर कर सकते हैं स्टूडेंट्स के भी हम। अच्छा, मैंने बहुत सारे सवाल आपसे किए हैं, क्या कोई ऐसा मुद्दा या विषय जो रह गया आपको लगता हो कि ये एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है, इस पर हम चर्चा नहीं कर पाए, तो आप उस पर भी मुझे ज़रूर बताएं कि यह मैसेज लोगों के लिए कि एज ए डॉक्टर एक मैसेज आप क्या देना चाहेंगे? लोग जो आपको देख रहे हैं वो आपसे कुछ ना कुछ सीख लेंगे और अपने जीवन में उतारेंगे, उनका जीवन बेहतर हो सके। जी, देखिए, अब जो इस तरह के हृदयघात वगैरह होते हैं अगर आपके सामने हो रहे हैं, तो सबसे पहले उस व्यक्ति की जान बचाने का दायित्व उसके पास खड़े व्यक्ति का होता है। अगर वो मूक दर्शक बना रहेगा तो इसमें उसकी जान जाने के खतरे, मरीज की जान जाने के खतरे बढ़ जाएंगे। तो हमें मूक दर्शक नहीं रहना है, हमें कुछ सीखना है, हमें सीपीआर सीखना है, इफेक्टिव सीपीआर, हाई क्वालिटी सीपीआर सीखना है। तो अगर उसे समय रहते हमने सीपीआर को दिया तो तभी हम उस मरीज की जान बचा सकते हैं। इसको हम बोलते हैं बाय स्टैंडर्ड सीपीआर। बाय स्टैंडर्ड जो साथ में खड़ा व्यक्ति है उसके द्वारा दिया जाने वाला सीपीआर। तो इस तरह बाय स्टैंडर्ड सीपीआर ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। तो वही है, कम्युनिटी में सीपीआर की प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए, रिपीटेडली होना चाहिए, बार बार होना चाहिए, स्कूल लेवल पे होना चाहिए, कम्युनिटी लेवल्स पे होना चाहिए, वो चीज़ है। सर, कोई एक ऐसा किस्सा जो अभी तक आपने ट्रीटमेंट में देखा हो, जो लोगों के जीवन में आया हो और उसमें कोई बड़ी मुसीबत आई हो, हार्ट अटैक से लेके किसी को जो बच गया हो केस, तो उसकी कोई ऐसी हिस्ट्री जो आप चाहते हो कि हाँ ये लोगों तक ज़रूर जाना चाहिए? मैंने एक केस ऐसा किया था जिसमें पर्टिकुलर ए पर्सन को ये चीज़ प्रॉब्लम हुई और वो इस वजह से हुई। कोई एक किस्सा ऐसा अगर सुनाना चाहें? तो वो जो व्यक्ति था एक मेरे पास ही आया था। वो लगभग 35 वर्ष का व्यक्ति था और उस व्यक्ति को पिछले 2 महीने में 2 बार कार्डियक अरेस्ट हो चुका था। पर वो ये बात है कि वो अस्पताल पे सही समय पर पहुंच चुका था, तो वहां पर उसे सीपीआर दिया गया था और उसकी जान बचा ली गई थी। फिर हायर सेंटर को रेफर किया गया, हमारे सेंटर में रेफर किया गया, वहां पे उसे प्रॉपर इन्वेस्टिगेट किया। फिर हमने पाया कि ये एआरवीसी का केस है, एरिथ्मोजेनिक कार्डियोमायोपैथी। तो 35 वर्ष का व्यक्ति है, उसे 2 बार हृदय ताल बिगड़ी, अरिथमिक डेथ मतलब अरिथमिक अटैक्स आए। तो इस व्यक्ति को हमने देखा तो इसमें कार्डियक एमआरआई वगैरह हमने प्लान किए और फिर बाद में हमने उसे आईसीडी फाइनली इम्प्लांट किया ताकि उसकी जान बचाई जा सके, दोबारा ऐसी तकलीफ ना हो। क्या इसका जो निष्कर्ष निकला
उससे क्या सीख मिलती है या क्या लोगों को इससे सीखना चाहिए, वो मैसेज मैं जानना चाह रहा हूँ। देखिए, प्रॉपर सीपीआर उस मरीज को मिला तो हाँ। वो जो फर्स्ट स्टेज है वो तो वहीं पर है, वो हमारे तक पहुंचने में उसे इतना टाइम लग रहा है, वहां पर उसके एफर्ट्स, किसी को बचाने के एफर्ट्स वहां पर बहुत ज़्यादा होना चाहिए, तब जा करके वो मरीज यहाँ तक आएगा। तो इफेक्टिव सीपीआर वहां पर मिलना, फिर उसे हॉस्पिटल टाइमली शिफ्ट करना, जब वो स्टेबलाइज हो जाए तो उसे हायर सेंटर में हम रेफर कर सकते हैं। तो वही चीज़ है, मतलब मोस्टली कि वो व्यक्ति टाइमली सही समय पर अस्पताल पहुंचना बहुत ज़रूरी है। ये चीज़ जो टाइमिंग है सर, जैसे किसी को Timing मान very- लीजिए कोई इशू होता है हार्ट से रिलेटेड, है ना, कहीं कोई बैठा है, काम कर रहा है, ऑफिस में है, स्कूल में है, कहीं भी है, टीचर है, पुलिस ऑफिसर है, या कोई भी एक्स पर्सन है, उसको कोई हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम हुई, कितनी देर होती है उसके पास, कितना समय होता है कि वो एक डॉक्टर के पास या चिकित्सक के पास पहुंच जाए? क्या ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम है कि नहीं, या इसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं? देखिए, अगर कार्डियक अरेस्ट हो जाएगा और सीपीआर उस मरीज को नहीं मिला तो डेथ तो कुछ ही मिनटों में हो जाएगी उसकी, हम कुछ भी नहीं कर सकते उसमें। सीपीआर मिलता है तो ही हम उस चीज को, मरीज को बचा सकते हैं। तो ये समय बहुत कम होता है, तुरंत कार्डियक अरेस्ट हुआ, जो ब्रेन को ब्लड सप्लाई है वो तुरंत बंद हो जाती है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, हृदय काम करना बंद कर देगा आपका, बॉडी सर्कुलेशन बंद हो जाएगा, कुछ नहीं कर पाएंगे हम उस चीज़ में। तो कुछ मिनट, 2 4 5 मिनट बस। सीपीआर देने के बाद में जब पेशेंट आपके पास आता है तो उसकी सिचुएशन किस किस स्थिति में होती है? क्या अलग अलग होती हैं या एक ही तरह की होती है? नॉर्मल आपको पता है कि यार ये आएगा अगर, तो हमको पता है कि हमको क्या करना है। जी, देखिए, वो ऐसा मरीज अचेत अवस्था में भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो बराबर होश में आकर के हमारे पास रिवाइव होकर के आएगा। तो कई मरीज अचेत अवस्था में भी आते हैं हमारे पास में। हमारा पहला प्रयत्न ये होता है कि दवाइयों के द्वारा इस हृदय ताल जो भी कार्डियक अरेस्ट हुआ था ये वापस ना आए, इसलिए ऐसे मरीज को हॉस्पिटलाइज करके आईसीयू में रखा जाता है, ताकि प्राइमरी हमारा एफर्ट्स ही ये रहता है कि उसे दोबारा कार्डियक अरेस्ट ना आए, तभी तो हम इसको इन्वेस्टिगेट कर पाएंगे। बाकी जो भी है बेसिक टेस्ट वगैरह है, ईसीजी है, कुछ ब्लड सैंपल्स हैं, कुछ अगर हमें लगता है कुछ जेनेटिक इशू है तो ब्लड सैंपल हम प्रिजर्व करके रख सकते हैं बाद में टेस्टिंग वगैरह के लिए। जब आप ट्रीटमेंट के लेवल पे आते हैं तो कई बार डिसीजन ये भी होता है कि जो पेशेंट है उसका बाईपास सर्जरी करना है या कोई और ट्रीटमेंट करना है, तो ये जो डिसाइड आप करते हैं, इसके जो लेटेस्ट अभी जो टेक्नोलॉजी आ गई है वो क्या है सर? क्या मतलब इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है क्या वो, या थोड़ी महंगी है? अभी भी उतनी महंगी जितनी पहले हुआ करती थी, या उसके दाम कुछ कम हो गए हैं? जो लोग ये सोचते हैं कि हार्ट अटैक आया तो बहुत महंगा इलाज होगा, अक्सर दिमाग में सवाल होता है लोगों के, तो वो डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन, हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, या फिर ये चीज़ें वेरी मतलब नहीं करती हैं? हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल तो ये चीज़ वेरी कर सकती है। कैसी फैसिलिटी हॉस्पिटल प्रोवाइड कर रहा है वो उनका पार्ट है, उसके बारे में तो मैं ज़्यादा नहीं कहना चाहूँगा। पर इतना ज़्यादा भी कॉस्टली नहीं है कि कोई अफोर्ड ना कर पाए। अच्छा, एक इलाज के बाद में एक व्यक्ति कितने दिन और जिंदा रह सकता है? क्या इसका भी कोई दिन गिने हुए हैं या नहीं, लंबा जी सकता है? नहीं नहीं, बिल्कुल लाइफ स्पान बढ़ जाती है ऐसे व्यक्ति की, अगर हम प्रॉपर ट्रीटमेंट करें उसका दवाइयों के द्वारा या आईसीडी इम्प्लांट कर गए तो उन्हें दोबारा हृदयघात से बचाया जाता है। वो जो मशीन होती है वो तुरंत शॉक दे करके उस मरीज की जान बचा लेती है वहीं पर। तो इस तरह से हम मरीज की जान ही बचा रहे हैं। ही विल मोर सर्वाइव मोर इन दिस वे। जो परिवार है वो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो उसका ध्यान रखे एक व्यक्ति का, जिसको पहले कार्डियक अरेस्ट आया है या फिर जिसको दिल से दौरे से संबंधित कोई ऐसी चीज़ हुई है, तो क्या परिवार में सबसे पहले किस चीज़ का ध्यान रखना है? अगर ऐसे कोई टिप्स आप बता सकें जो लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है। जी, मतलब पहले तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो रिस्क फैक्टर्स मरीज को हुआ था, हृदयघात किस रिस्क फैक्टर से एसोसिएटेड है। अगर वो किस फिजिकल एक्टिविटीज़ के कारण है तो हमें एक्टिविटीज़ को रोकना पड़ेगा, क्योंकि वो उससे प्रेसिपिटेट हो जाता है। दूसरा, रेगुलर चेकअप्स अगर हम कराएंगे तो
वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ब्लड प्रेशर है और जो भी नॉर्मल मॉनिटरिंग होती है वो सब होने की ज़रूरत है। सरकार से जो लोग उम्मीद करते हैं कि सरकार मदद करे, नई टेक्नोलॉजी लेकर के आए, तो क्या इस पे भी सर काम चल रहा है? क्योंकि आप सब जगह जुड़े हैं, देखते हैं चीज़ों को। जी। तो हॉस्पिटल्स जो हैं अब कितने बेहतर होते जा रहे हैं। हम जब शहरों की बात करते हैं, मेट्रो की, चूँकि हम बड़े एक मेट्रो शहर में हैं, जी। तो हम उसकी भी बात करें, जी। तो जो मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटीज़ हैं, क्या अब अच्छी मिलने लगी हैं या अभी भी लोगों को दरकार होती है बड़े शहरों में और जाने की? नहीं, ऐसी बात नहीं है। इस तरह की जो सुविधाएं अस्पतालों में मौजूद हैं, जिस तरह से हम मरीज को प्रॉपर इलाज दे सकते हैं, तो आज के युग में और मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी फैल चुका है। ऐसा नहीं है कि आपको हमें एक सेंटर है, जस्ट वही है। आजकल बहुत सारे सेंटर्स हो चुके हैं, तो आपकी रीच बढ़ चुकी है। वो चीज़ आज के ज़माने में नहीं है प्रॉब्लम। आप पास के सेंटर में जा सकते हैं, कहीं ना कहीं वहाँ भी ये सुविधाएं आज के युग में उपलब्ध हैं। तो जब खाने पीने की बात आती है, जी। अपने आप को स्वस्थ रखने की बात आती जी। है, तो लोग योग की बात भी करते हैं। जी। योग से भी निश्चित रूप से फायदा है, जी। लोग करते हैं। जिनको हार्ट अटैक आता है वो तो ज़रूर करते हैं। जी। तो क्या ये चीज़ें भी हम रूटीन में ले आएं? ये भी बहुत ज़रूरी है कि अपना खाना पीना तो हम ठीक कर ही रहे हैं, व्यायाम भी करें। जी, बिल्कुल। व्यायाम की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और स्टडीज़ वगैरह में भी देखा जाए योग का भी है योगदान काफ़ी इसमें। कि अगर कोई व्यक्ति अगर सप्ताह में अगर 5 से 6 दिन निकाल के अगर 30 मिनट भी अगर वो वॉकिंग या ब्रिस्क वॉकिंग दे सकता है, तो इट इज़ बेनिफिशियल फॉर हार्ट। तो इसमें स्टडीज़ में देखा गया है कि ब्रिस्क वॉकिंग अगर करता है 30 मिनट के लिए, तो मरीज को जो हृदयघात संबंधी तकलीफ है वो काफ़ी कम हो जाती है। अच्छा, जो एम्प्लॉयज़ हैं जिनका लगातार सिटिंग है, 12 घंटे, 16 घंटे, 18 घंटे ये लोग काम करते हैं, आईटी कंपनीज में ज़्यादातर कॉलिंग होती है या जो टेलीकॉलर्स हैं, इनका बहुत पैनिक वाला काम है। तो इनके लिए बीच बीच में जब ब्रेक लें अगर, तो इनको क्या करना चाहिए कि इनका दिल बढ़िया रहे? जी, सही बात कही आपने, क्योंकि आज के युग में खुद को समय दे पाना बड़ा ही मुश्किल हो चुका है। बहुत मुश्किल हो गया है। बहुत मुश्किल हो चुका है। कई बार ऑफिस टाइम में भी आपको इतना टाइम नहीं मिल पाता बीच में कि आप कुछ करें। तो कहीं ना कहीं आप कोशिश करें कि या तो सुबह आपके लिए पॉसिबल हो तो कुछ थोड़ा समय निकालें। मैं तो सिर्फ आधे घंटे की बात कर रहा हूँ, कम से कम आधा घंटा निकालिए, सप्ताह के 5 से 6 दिन निकालिए। आपकी हेल्थ के हिसाब से अगर वॉक कर सकते हैं, ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं, तो वो करिए। तो आपको इतना मीन्स 30 मिनट आधा घंटा तो पर्याप्त है मेरे ख्याल से, अगर आपकी लाइफस्टाइल इतनी हेक्टिक हो चुकी है तो। हाँ, क्योंकि हम देखते हैं सर अक्सर कि लोग काम तो कर रहे हैं, लगातार तनाव में आ जाते हैं, और जब प्रेशर में होते हैं तो उनके दिमाग में सिर्फ यही चल रहा होता है कि एक काम रह गया, दूसरा करना है, तीसरा करना है। हम अक्सर ये लोग, हम क्योंकि हम समाज में हैं और हम भी लोगों से मिलते हैं, आप भी मिलते होंगे, तो ये चीज़ें अक्सर सामने आती हैं। तो उन लोगों के लिए जो सजेशन है वो क्या होगा कि उनको अपने जीवन में बदलाव, जो पूरी दिन की रूटीन है, क्या उसमें भी कहीं बदलाव करने की जरूरत है या नहीं? सुबह सिर्फ योग कर लिया और पूरा दिन भर की दवाई हो गई? नहीं नहीं, ये तो आपकी दिनचर्या भी आपको सही करना पड़ेगी। इसमें जितना हो सके स्ट्रेस कम रखना चाहिए आपको, जिस तरह से भी पॉसिबल हो सके। अगर काम के वक्त आप सिर्फ काम पे फोकस करें, फिर बाकी घर का प्रेशर है या दूसरी चीजें, इनको कोशिश करें कि अवॉइड करें। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं सीधा असर दिल पे आता है, ये कह सकते हैं हम। जी, कहीं ना कहीं ये स्ट्रेसर्स हैं, और ये कहीं ना कहीं हमारी जो एक्टिविटीज हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ये सब जा करके हृदय रोग विकारों को। अच्छा, खाने पीने का जो हमारा रूटीन है सर, हम देखते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में चाय जो है एक इज्जत का सिंबल बन गई है। कोई किसी के घर गया है तो चाय तो पी के जाना ही है। तो क्या ये चाय जो है ये दिल के लिए नुकसानदेह हो रही है या नहीं? चाय आप पी सकते हैं, चाय जैसी चीजें नुकसान नहीं करेंगी? देखिए, आप कितनी क्वांटिटी में लेते हैं, कितनी फ्रिक्वेंटली लेते हैं, उस पर डिपेंड करती है ये चीज़ें। अगर आप लिमिटेड कंजम्पशन करते हैं इसका, और आप शुगर के मीन्स अगर डायबिटिक नहीं है, उस हिसाब से आप देखें तो मीन्स फ्रीक्वेंसी कम होना चाहिए इसकी, क्वांटिटी कम होना चाहिए। और जो अल्कोहलिक लोग हैं सर, ज़्यादा अल्कोहल जो कंज्यूम कर रहे हैं, उनके लिए क्या एडवाइस है आपकी? देखिए, मोस्टली हम तो यही एडवाइस करते हैं कि आप अल्कोहल कंजम्पशन बंद कर दें, यही एडवाइस करते हैं। पर फिर भी किसी से अगर पॉसिबल नहीं है तो उसे लिमिट करें, 1 to 2 ड्रिंक्स
जस्ट, इससे ज़्यादा नहीं इससे करना। ज़्यादा नहीं। स्मोकिंग आप सेसेशन करिए, बिल्कुल पूरी तरह से हम बंद तो कर देख दीजिए। रहे हैं सर आजकल महिलाएं जो हैं वो भी बहुत तेजी से अल्कोहलिक होती जा रही हैं, तो जी। क्या इनके लिए भी कोई सलाह है कि इनको भी जी, कम जी। करना चाहिए? जी, जी, अच्छा, जी। क्योंकि आगे जाके प्रेगनेंसी जो है वो भी वो उस दौर से भी गुजरना है उनको, बिल्कुल, है ना? एक विवाह का जो एक कह बिल्कुल। लीजिए जी, 16 हमारे जो संस्कार हैं उसमें एक विवाह भी एक संस्कार है, जी, उसको भी निभाना है। तो जी। क्या ये चीज़ें उस समय भी ज़रूरी हो जाती हैं और दिल से भी जुड़ी हुई हैं चूँकि? बिल्कुल, देखिए बात भी दिल से जुड़ी है और सवाल भी दिल से जुड़ा है। देखिए अल्कोहल कंजम्पशन अगर फीमेल्स कंज्यूम करती हैं उनके रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में, जिस समय उन्हें एक प्रेगनेंसी से भी गुजरना होता है, तो वो बच्चों में भी विकार करती है, ये साबित हो चुका है। उसे हम अल्कोहल फीटल सिंड्रोम बोल के नाम से जानते हैं अच्छी तरीके से। तो ये चीज़ें हैं। स्मोकिंग खुद एक रिस्क फैक्टर है हार्ट डिसीज का। अल्कोहल कंजम्पशन है, स्मोकिंग है, इस कारण से जो है कोरोनरी हार्ट डिसीज, जो हृदय की धमनी की जो ब्लॉकेजेस हैं, ये फीमेल्स में भी आज के ज़माने में ज़्यादा से ज़्यादा पाया जाने लगा। पहले कहा जाता था कि ये पुरुषों की ही दिक्कत है, पुरुषों में ही हार्ट की तकलीफ होती है, फीमेल्स में नहीं होती है, पर ऐसा नहीं है। आज आंकड़े इनके भी बढ़ रहे हैं, महिलाओं के भी आंकड़े। तो कई सारे महिलाओं के भी केस सामने आ रहे हैं। अच्छा, अब ये जो हम देख रहे हैं, जो मैंने आपसे बात कही, जी, लोग सोशल मीडिया पर एक वीडियो देखते हैं और उसके बाद बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। जी, इसको क्या कहेंगे? क्या डरना उतना ठीक है कि डर, क्योंकि देखिए कहीं न कहीं डर जो है वो कहते हैं ना कि भय भिन्न प्रीति न होए, तो कहीं न जी। कहीं डर जो है मन में बिठाना ज़रूरी भी है कि नहीं, बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, आप डरिए मत, बिल्कुल जिए और अच्छे से जिए। देखिए, डरने की ज़रूरत नहीं है। और आप अगर आप इन चीज़ों को समझ चुके हैं, समझते हैं, तो आपको डर तो निकाल देना चाहिए। अगर आप प्रॉपरली एजुकेटेड हैं, आपको सीपीआर देना आता है, आपको लाइफ़स्टाइल मॉडिफ़िकेशंस वगैरह सब मालूम है, तो आपको डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। अगर किसी को इस तरह की तकलीफ़ होती है, तो आप उसे समय रहते सीपीआर की अगर ज़रूरत है तो उसे सीपीआर दीजिए। तो इस तरह से हम मरीज की जान बचा सकते हैं। स्ट्रेस लेने की इसमें कोई ज़रूरत नहीं है। आपके अपने स्तर पर, आप अपने लेवल पर सीपीआर को लेकर के अवेयर हैं, लोगों को जागरूक करते हैं? क्या ऐसे कुछ प्रोग्राम आप कर रहे हैं या लोगों से संपर्क में? जी, मैं कुछ समय बाद ही सीपीआर के कैंप्स वगैरह करने का इच्छुक हूँ, जो कि मैं थोड़ा कम्युनिटी पे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सिखा सकूँ। उसे पहले तो किस मरीज को देना है, नहीं देना है। कई बार ये भी मैंने डिपेंड करता है। कई बार मैंने देखा किसी को मिर्गी का दौरा आया, अचानक न समझते हुए भी उसे सीपीआर दे दिया सीपीआर गया, दे दिया गया, जबकि उसे करेक्ट, सीपीआर की ज़रूरत नहीं थी। करेक्ट। तो सीपीआर हमें किस व्यक्ति को देना है, ये जानने की ज़रूरत है, और उसे किस तरह से इफेक्टिवली दिया जा सकता है। क्योंकि अपने अगर हल्का फुल्का सीपीआर कुछ भी करे तो इट इज़ यूजलेस, उसे कुछ मतलब नहीं निकलना है। आप हाई हाई क्वालिटी सीपीआर देते हैं तो बॉडी का सर्कुलेशन बना रहता है, ब्रेन तक बराबर ऑक्सीजन पहुंचने लगती है, उस तरह से मरीज की जान बचती है। जो पहले सर लोग जीते थे तो उनकी एवरेज एज 80 साल 100 साल हो गई थी। अब क्या घट गई है या ये इसका कोई कारण दिल से भी जुड़ा रह गया है? बिल्कुल, दिल का तो सवाल है ही सही। दिल में एक्चुअली लाइफस्टाइल ही इस तरह से बदल चुकी है आजकल की, जो कोरोनरी हार्ट डिसीज़ है, इनकी जो बर्डन है वो बढ़ता चला जा रहा है। तो थोड़ा जागरूक रहने की हमें बहुत ज़रूरत है। अच्छा, एक आखिरी मैसेज लोगों के लिए जो आप कहना चाहें कि ये चीज़ बहुत ज़रूरी है, अपने जीवन में अपनाइए और स्वस्थ रहिए। कुछ ऐसा एक विषय जो आपको लगता है कि जितनी बातें हमने की हैं, एक समरी उसमें आपकी तरफ से जो लोग सुनना चाहें आपसे। जी, तो मैं लोगों को यही बताना चाहूँगा कि आपको बिल्कुल भी इस चीज़ में डरने की ज़रूरत नहीं है। आप कभी भी इस तरह की तकलीफ़ किसी आपके सामने अगर होती है तो आप घबराएं नहीं। अगर आपको सीपीआर वगैरह आता है या किसी और व्यक्ति को आता है तो उन्हें तुरंत सीपीआर देना चाहिए, ताकि आप मरीज़ की जान समय रहते बचा सकें। तो आप इस चीज़ के लिए एजुकेट होइए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकें। खैर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने हमसे बहुत सारी बातें की और मुझे लगता है कि मैंने वो तमाम सवाल आपसे किए जो एक आम आदमी से जुड़े हैं। शायद बच्चों के काम आए, महिलाओं के काम आए, युवाओं के काम आए, यंग एज के काम आए। जी, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जानना है। हम और भी बैठेंगे और भी बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल दिल की बात थी, दिल से थी और दिल तक थी। हमें दीजिए अनुमति, अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।